बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। चूंकि आप टैली की बात कर रहे हैं इसलिए मैं भी टैली की बात करता हूं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में 5 साल डीएमके का शासन, 5 साल एआईएडीएमके का शासन होता है और इस बार भी वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएमके वहां पर सत्ता बना रही है। पुडुचेरी के अंदर रंगास्वामी की पार्टी के साथ एनडीए ने गठबंधन किया था और वो वहां पर काम करता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम केरल के हैं, क्योंकि केरल में 1982 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब वहां पर एक राज्य सरकार वापसी कर रही है। वरना वहां पर पहले लेफ्ट की सरकार होती थी, फिर कांग्रेस लेड यूडीएफ आ जाता था, फिर लेफ्ट आ जाती थी, फिर यूडीएफ आ जाता था। लेकिन इस बार पिनराई विजयन 90 सीटों के साथ, और उम्मीद ये की जा रही है कि वो सैकड़े का आंकड़ा लगाएंगे, क्योंकि पिनराई विजयन ने कोविड में जिस तरीके का काम किया, उनकी मंत्रियों ने जिस तरह का काम किया। और अगर मैं ये कहूं कि केरल में पिनराई विजयन वैसे ही फेमस है जिस तरह से नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर या पूरे देश के अंदर हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। और पिनराई विजयन वहां पर एक मास लीडर है, तो वहां पर भी सीपीएम और सीपीआई के कैडर की जीत नहीं, बल्कि पिनराई विजयन जो कि वहां के मुख्यमंत्री है, उनकी पॉपुलैरिटी की जीत है। जहां तक असम की हम बात करें तो वहां पर एक बड़ा अलायंस कांग्रेस पार्टी ने किया था, बदरुद्दीन अजमल को साथ में लिया था। बदरुद्दीन अजमल के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अलायंस किया था और यही मेरे ख्याल से उनको मुस्लिम वोट तो मिल गए, लेकिन हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण वहां पर पक्ष में हो गया असम के, और इसीलिए भर भर के जो हिंदू वोट मिले हैं वो असम में भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। लेकिन बंगाल की अगर बात की जाए तो सारे के सारे कैलकुलेशन, सारे के सारे अंकगणित गड़बड़ा गए। यहां पर जितने पॉलिटिकल इक्वेशन सेट करने की कोशिश की थी ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने, वो पश्चिम बंगाल में गड़बड़ा गए हैं। टीएमसी 195 सीटों पर आगे चल रही है, 211 सीटें थी उसकी 2016 के अंदर, और अब बीजेपी 94 सीटों पर आगे है, लेफ्ट 1 पर और अदर्स के खाते में 2 सीटें हैं। तो ये तमाम कैलकुलेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी हाई पिच कैंपेन किया हो, अपने सबसे बड़े रणनीतिकारों को, अपने सबसे बड़े इलेक्शन कैंपेनर्स को चुनावी मैदान में उतारा हो, लेकिन वहां का हालात बताते हैं कि उसमें वो सफल नहीं हो पाए। और राकेश, आपने तो खुद पूरा पश्चिम बंगाल देखा है, मुझे बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी असफलता मिली है तो कोरोना तो एक मेजर फैक्टर है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? मालदा गया, मुर्शिदाबाद, फिर उसके बाद पूरा नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग तक मैं गया। अब मुझे एक बात का इंट्यूशन शुरू से था, जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, हालांकि जितने लोग बातचीत कर रहे थे वो कमोबेश पोलराइज्ड वोटर ज़्यादा थे। बहुत सारे लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, वो उन्हें डर था कि हम खुलकर कैमरे के सामने अपनी बातचीत नहीं कहेंगे, हमारा घर टूट जाएगा। लेकिन एक बात का इंट्यूशन मुझे लगातार ये था कि ममता बनर्जी को नुकसान होगा, लेकिन वो शायद अपनी सत्ता बचा ले जाए, बीजेपी फाइट देगी, ये भी लग रहा था लोगों से बातचीत करके। लेकिन 2 बातें, एक सवाल मेरा आपसे भी है। मैं आज घर पर जब मैं सुबह उठा तो लगातार मैं भी टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था कि क्या कुछ अपडेट आते हैं, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप से मैं लगातार जुड़ा हुआ था। जो स्क्रीन पर फिलहाल जो रुझान की शक्ल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान की शक्ल में बीजेपी 100 के नीचे है, टीएमसी 195, 200 के नीचे। 49 साल में यह भी पहली बार हो रहा है कि जो पार्टी बंगाल में जीत रही है वो 200 के नीचे रुक रही है। एक फैक्टर ये, दूसरा ये कि टीएमसी अपना किला बचा रही है, लेकिन ममता बनर्जी खुद पीछे चल रही है। 6 दौर की गिनती वहां पर हो चुकी है। शिवाजी का एक डायलॉग याद आता है, दीपक सर, गढ़ आया पर सिंह गया। बिल्कुल सही कहा राकेश आपने। ये भी अपने आप में बताता है कि ये वोट, ये पोलिंग किस तरीके से हुई। दरअसल हमको ध्यान रखना चाहिए, शुरू के 3-4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का दावा है। हालांकि इलेक्शन का एनालिसिस, वोटों की गिनती क्या कहती है, ये हमें देखना होगा। लेकिन जो नंदीग्राम का इलेक्शन है वो शुरुआती तीसरे फेज में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन जो बाद के 3 से 4 फेजेस हैं, जब कोविड सर पे चढ़ के बोल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लीडर, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो अब से थोड़ी देर पहले मुझसे नरोत्तम मिश्रा जुड़े थे, उन दोनों का ये मानना था कि हमारा जो वोटर है वो निकलकर हमको वोट देने नहीं आया। और उसने इस बात को गलत माना कि एक तरफ पूरे देश में कोविड फैला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जितनी टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पर बिना मास्क एक बड़ी खबर आ रही है
है कि शुभेंदु अधिकारी 6वें दौर की गिनती हो चुकी है और उसमें भी वो आगे चल रहे हैं। नंदीग्राम से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी छठे राउंड में भी ममता बनर्जी से आगे चल रहे हैं। तो लगातार ममता बनर्जी पिछड़ रही है नंदीग्राम से, बावजूद इसके कि टीएमसी 200 के पास है, हालांकि 200 के नीचे है, 195 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 94 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। लेफ्ट प्लस जो है वो सिर्फ 1, अदर्स के हिस्से सिर्फ 2। फिलहाल जो रुझान आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ा सवाल यह भी उठता है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और एक बात जो जिक्र आप दीपक सर कर रहे थे, एक बात और जो लोगों के फीडबैक के आधार पर मुझे लगा था और जो मुझे लगता है लॉजिकल है, और ये सवाल लेकर मैं संजीव जी के भी पास जाऊंगा, वो ये कि कई बार लोगों की यह शिकायत थी कि बीजेपी के पास अपने नेता नहीं है, उन्होंने टीएमसी से इंपोर्ट किए हैं, हम वोट किसको दें, भारतीय जनता पार्टी को या टीएमसी को? तो संजीव जी सवाल तो यहीं से उठता है कि ये क्या टीएमसी बनाम टीएमसी की लड़ाई थी? हो जाएगा इस बात का, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी तय है, अगर टीएमसी के नेता बीजेपी में बड़ी संख्या में नहीं आए होते, मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह तो इस चुनाव से पहले आ चुके हैं और कई दिग्गज नेता और शुभेंदु अधिकारी इत्यादि, तो शायद बीजेपी की गिनती 40-50 भी पार नहीं करती। तो ये तो मैं गलत मानता हूं, बट ये जरूर है कि चूंकि आपके पास लोकल होम ग्रोन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, तो उसका बीजेपी को थोड़ा खामियाजा उतरा। लेकिन बड़ी पिक्चर देखिए इस चुनाव की बड़ी स्पष्ट है। असम में जहां 2016 तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं था, वहां बीजेपी रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर है और एक कांग्रेस से आयात किया हुआ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कम लीडर है, पॉलिटिकल ऑपरेटर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो उनकी जोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी संघर्ष फैलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पौंडीचेरी में सेल्फ गोल किए कांग्रेस ने, वो भी बीजेपी जीत गई, तो अच्छी खबर उनके लिए। केरल के अंदर स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडरशिप, केरल में जीत गए, लेफ्ट पार्टी की वापसी हो रही है, पहली बार 40 साल में कोई इनकम्बेंट वापस आ रहा है। तमिलनाडु में फिर स्ट्रॉन्ग लीडर, वेस्ट बंगाल में फिर स्ट्रॉन्ग लीडर के आगे केंद्रीय स्ट्रॉन्ग लीडर्स को घुटने टेकने पड़े, और जो स्थानीय स्ट्रॉन्ग लीडर है ममता बनर्जी, उसको और सब रीजनल, सब स्थानीय स्ट्रॉन्ग लीडर शुभेंदु अधिकारी के आगे घुटने टेकने पड़े। तो बात यह है कि जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं, रीजनल इलेक्शंस हैं, और रीजनल फैक्टर्स, रीजनल लीडर्स, क्षेत्रीय सत्र, और क्षेत्रीय सत्र न सिर्फ राज्य स्तर पर, हर जिला स्तर पर, जैसे शुभेंदु अधिकारी दिखा रहे हैं, तो उन जिला स्तर और राज्य स्तर की लीडरशिप ने तमाम लोगों को तोड़ फोड़ के अपने साथ जोड़ने के बावजूद बीजेपी काफी पीछे रही पश्चिम बंगाल में। इसलिए नतीजे और बहुत जबरदस्त सदमा है उनकी प्रतिष्ठा को, बहुत गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने तो अपने सब कुछ झोंक दिया था, दांव पे लगा दिया था। इतनी आलोचना सुनी कि कोविड के तो संजीव जी वो ये भी तो कहेंगे कि हम कहा 2-3 सीट थी पिछले विधानसभा में, हम वहां से अगर 90 पार जा रहे हैं तो ये हमारी उपलब्धता है। हमारी चुनाव लड़ने की ये स्ट्रेटजी होती है कि हम पूरा जोर लगाते हैं चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चाहे वो तेलंगाना, हैदराबाद का म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे, मतलब बीजेपी को इस बात के तो 100 में से 200 नंबर है कि उनके लिए हर चुनाव करो या मरो का संघर्ष है। बस इस बार चोट ये हो गई कि ये समय चुनाव में करो या मरो का संघर्ष करने का नहीं था, कोविड में करने का। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक सर, और श्री प्रपंच भी जुड़ चुके हैं। एक अपडेट श्री प्रपंच से ले लें। श्री प्रपंच बताइए क्या अपडेट है आपके पास, खासतौर पर 3 राज्यों की अगर हम बातचीत करें तो? आप देख सकते हैं कि हम अभी चेन्नई के अन्ना अरिवालय में है। ये डीएमके का पार्टी हेडक्वार्टर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जश्न का माहौल है, क्योंकि जो इनिशियल ट्रेंडिंग अब हम देख रहे हैं, यहाँ पे 142 सीट्स डीएमके प्लस को दिखा रहा है और एडीएमके को 91 सीट्स और मक्कल निधि मोयन को 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएमके के कई सारे लीडर्स इनफैक्ट यहाँ पे इस बार अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, अच्छे लीड के साथ हैं। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि केरला की अगर बात की जाए तो केरला में भी नहीं श्री प्रपंच, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, श्री प्रपंच एक सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, कोर्ट से चुनाव आयोग को फटकार लगी, यह हुआ कि इसके बाद कोई जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, यह सख्त गाइडलाइन जारी कर दी गई। लेकिन जो चेन्नई से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, कई लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जी, साफ तौर से यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे इनफैक्ट कह सकते हैं कि ये डीएमके का पार्टी ऑफिस है। साफ तौर से इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे किसी भी प्रकार के विक्ट्री सेलिब्रेशन को अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रैकर्स फोड़ा जा रहा है, मास्क नहीं पहने जा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग तो आप देख ही सकते हैं कि पूरी तरह कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो ये नज़रिया है, ऐसे ही
कई जगहों में, राज्य के अन्य जगहों में जो डीएमके के पार्टी कार्डर्स हैं, इसी प्रकार का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ एडीएमके के लीडर्स जहाँ पे इनफैक्ट एक लीडिंग में आ रहे हैं, वहाँ पे भी इसी प्रकार का एक नज़रिया देखने को मिल रहा है। जैसे कि एडप्पाडी पळनिसामी जो सीएम कैंडिडेट है, उनके एडप्पाडी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इसी प्रकार का एक नज़रिया देखने को मिला, जहाँ पे भी इनफैक्ट ये गाइडलाइंस जारी की थी। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था कि ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने चाहिए, मगर यहाँ पे कोई मेंटेन नहीं कर रहा। ये पार्टी ऑफिस है, पार्टी ऑफिस के अंदर का ये माहौल है। यहाँ पे लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, स्वीट्स बांटे जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कोई मास्क नहीं पहना है। आप देख सकते हैं इस विजुअल में, आप देख सकते हैं कई सारे लोग जो पार्टी कार्डर्स हैं, यहाँ पे कोई मास्क नहीं पहन रहा है। तो ये नज़रिया है यहाँ पे। मगर हम यहाँ पे पार्टी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनफैक्ट तमिलनाडु में डीएमके लीडिंग में है, डीएमके प्लस 142 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडिंग है, और एडीएमके 91 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडिंग है। और साथ ही साथ अगर केरला की अगर बात की जाए तो केरला में एलडीएफ अगर देखा जाए तो 89 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीडिंग है, और कांग्रेस प्लस 47 कॉन्स्टिट्यूंसी में लीडिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन अभी तमिलनाडु में इनफैक्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, जहाँ पे प्रदर्शन पर तो बातचीत होती रहेगी। बीजेपी लीड कर रहा है। दीपक सर, मैं चाहूंगा इन तस्वीरों पर आप भी बोलें, क्योंकि ये तस्वीरें चुनाव आयोग को किस तरीके से फटकार लगी। कोरोना संक्रमण की रफ्तार चेन्नई तमिलनाडु में 20,000 के आसपास है। देश में लगातार 3.5 लाख से ज्यादा केस हैं, 4 लाख के करीब आज भी केस हैं। ये तस्वीरें शायद क्या चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रही होंगी कि यहाँ पर किस तरीके से जश्न मन रहा है, किस तरीके से एक बार तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग ढोल बाजे पर नाच रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। निसंदेह दिखाई दे रही होंगी। और हमको याद रखना होगा कि ये कोलकाता हाईकोर्ट का, माफ कीजिएगा, ये मद्रास हाईकोर्ट का ही आदेश था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का सेलिब्रेशन ना हो, और ये बात इलेक्शन कमीशन को कही थी। जाहिर सी बात है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। उनको पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को बोलना चाहिए कि आप इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह की खुशी नहीं मना सकते, क्योंकि हमको समझना होगा कि कोविड का जो संकट है वो बहुत बड़ा है, वो किसी पार्टी की हार या जीत से बहुत बड़ा है, उससे पूरा देश हलकान है, पूरा देश परेशान है। साथ ही साथ अगर ये कहा जाए कि लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में किसी पार्टी की जीत या हार बहुत छोटी चीज है, और मुझे लगता है कि कोविड के संक्रमण के वक्त जो तमिलनाडु का इस वक्त कार्यवाहक प्रशासन होगा उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत इस भीड़ को हटाना चाहिए। वरना अगर मद्रास हाईकोर्ट चाहे तो अवमानना का केस भी इन पार्टी नेताओं के खिलाफ चला सकती है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि कोर्ट को कोरोना के मसलों पर तगड़ा और कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और ऐसे लोग जो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको वायलेट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी एक तस्वीर यूपी पंचायत चुनाव से भी आ रही है। आपने ये चेन्नई की तस्वीर देखी, किस तरीके से तमाम प्रोटोकॉल की धज्जियां। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अपने पीक पर है, लगातार 4 लाख से ज्यादा केस। और यूपी पंचायत चुनाव से बड़ी खबर यह है, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हाथरस से बड़ी खबर है कि वहां पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। हाथरस में पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है ताकि वहां से लोगों को हटाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो पंचायत चुनाव है उसकी मतगणना हो, लेकिन वहां पर प्रोटोकॉल का पालन हो, कोरोना के जरिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, इसका ध्यान रखा जाए। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हाथरस की तस्वीर है। यूपी में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक याचिका दायर की गई थी कि क्यों न पंचायत चुनाव की जो मतगणना है उसे टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सवाल भी था, क्या टाली जा सकती है मतगणना? लेकिन जो आखिरी आदेश आया था कि प्रोटोकॉल के तहत मतगणना हो। लेकिन आप प्रोटोकॉल की तस्वीर देखिए, किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे, भारी भीड़ जुटी थी, किसी को कोरोना का डर नहीं था। लगातार मौतों की तादाद बढ़ती जा रही है, हाहाकार मचा है देश में, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है। लेकिन यहाँ पर यह तस्वीर देखकर आपको लग रहा होगा कि जैसे कोरोना क्या है, कोरोना का डर नहीं था लोगों पर। लोग बड़ी संख्या में काउंटिंग सेंटर्स पर वहां पर जुड़ गए थे। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा दें। संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रेम शुक्ला जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। श्री प्रपंच हैं हमारे सहयोगी, और इसके साथ ही अदिति फडणवीस हैं, मोहम्मद अमीन पूर्व चुनाव अधिकारी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि वोटों की गिनती पर इलेक्शन कमीशन की वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शाम 6 बजे चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वोटों की गिनती पर इलेक्शन कमीशन की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 6 बजे। तो यह बड़ी खबर। चलिए, शाम 6 बजे चुनाव आयोग की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, यह जरूर शाम 6 बजे का इंतजार रहेगा। लेकिन जो हाथरस की तस्वीर हमने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई,
मोहम्मद अमीन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत गिनती कराई जाए, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ जुट गई। यह निर्देश था चुनाव आयोग की ओर से भी कि कहीं भी जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन चेन्नई से हमने तस्वीरें देखी, बिना मास्क के लोग वहां पर नाच गा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि वहीं के लोग होते हैं जो हमारे चुनाव आयोग में काम करते हैं, निचले स्तर पर भी और उच्च स्तर पर भी। सिर्फ हमारे वहाँ पर चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षक का काम करते हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह अव्यवस्था फैली हुई है। इसके लिए भीड़ को नियंत्रित करना वहाँ की स्टेट पुलिस का काम है, और उसको इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर को देखना होगा। अगर इस तरह की कोई शिकायतें पाई जा रही हैं, देखी जाएंगी, ये रिकॉर्डेड है, और उन पर 100% कुछ न कुछ एक्शन लिया जाएगा। बिना उस एक्शन के छोड़े नहीं जाएंगे अधिकारी। नहीं, लेकिन मोहम्मद अमीन जी, जब तक चुनावों के नतीजे नहीं आ जाते, नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक व्यवस्था तो चुनाव आयोग के तहत होती है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग इसको ऑब्जर्व कर रहा है, सारे फुटेज देखेगा, और अपने अधिकारियों को जो हमारे यहाँ डिस्पोजल पर हैं अधिकारी हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के, और जनता को भी सहयोग देना चाहिए, उनके लीडरों को भी सहयोग देना चाहिए, और वो तो एक्शन लेगा ही लेगा। अब इलेक्शन कमीशन छोड़ने वाला नहीं है, इन लोगों के अगेंस्ट FIR होगी और ये अरेस्ट किए जाने चाहिए। इस हिसाब से प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन दीपक सर, अगर चुनाव आयोग इतना सख्त रहा होता तो शायद ये तस्वीर या फिर मद्रास हाईकोर्ट की जो सख्त टिप्पणी थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, ये शायद सख्त टिप्पणी नहीं आई होती। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने यहाँ पर उसको जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, उसको जितने भी संवैधानिक कर्तव्य उसको जो करना चाहिए, उसका ठीक से पालन नहीं किया है। वरना पश्चिम बंगाल और बाकी जगह ये हालत ना होती कि कोविड बढ़ रहा होता, क्योंकि हमने शुरुआत में देखा केरल में इलेक्शन कैंपेन हुआ, तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन हुआ, और जो कोविड का दूसरा जो चरण था या दूसरा दौर था, वो केरल से सबसे पहले शुरू हो गया था, जब केरल में वहां पर इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। तो केरल में भी ठीक उसी तरह की इलेक्शन कैंपेन हुई, पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को धत्ता बताया गया। ठीक यही हाल तमिलनाडु का रहा, लगभग यही हाल असम का रहा, हालांकि वहां पर संक्रमण बाकी राज्यों के मुकाबले कम है, और यही हाल पश्चिम बंगाल में देखने को मिली। हमको जो सिचुएशंस पश्चिम बंगाल को देखने को मिली, अगर चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से किया होता तो हालात बिल्कुल अलग होते, हालात इससे बेहतर होते, हालात ये होते कि हम शायद कुछ जाने और बचा पाते। तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके साथ चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है, जिसने अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निभाया है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी उसको सुनने को मिली है। और मुझे लगता है कि इस हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो सही है। चुनाव आयोग का काम न केवल निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि मतदाताओं की जान और माल की सुरक्षा हो, इसको भी देखना है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव करा देना नहीं, बल्कि व्यापक रूप में जो सामाजिक हालात हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, क्या कोरोना चल रहा है, कोरोना नहीं चल रहा है, इनको भी फैक्टर में रखकर उसको आगे के चुनाव को तय करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मुझे ये लगता है किसी भी संवैधानिक संस्था का कर्तव्य ये होता है कि उसके लिए उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जान सबसे पहले है, और उसके बाद में लोकतंत्र है, कोई और चीज आती है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, ये चुनाव नतीजे क्या होंगे इस पर तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन ये चुनाव क्या इस बात के लिए नहीं याद किया जाएगा कि इस भीषण आपदा में जब देश नहीं पूरी दुनिया पैंडेमिक का सामना कर रही है, तब तमाम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई, चुनाव आयोग देखता रहा। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों में हमने ये तस्वीर देखी, और आज जबकि चुनावी नतीजे आ रहे हैं और ये सख्त गाइडलाइन थी कि किसी भी हालत में तमाम नियमों की धज्जियां नहीं उड़नी चाहिए, हाथरस से हमने देखा पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चेन्नई में आप जीत रहे हैं लेकिन संयम नहीं रख पाए, आप दफ्तर पर जश्न मनाने लगे। ऐसा है बंधु कि अगर चेन्नई में पार्टी डीएमके कार्यालय के बाहर अगर जश्न मन रहा है, तो ये हमारे दिमागी दिवालियेपन की एक कलेक्टिव निशानी है देश के। बट उसमें चुनाव आयोग, माफ कीजिएगा, क्या चुनाव आयोग डीएमके को बैन कर दे? वहां पे क्यों नहीं कोई लाठीचार्ज कर रहा? क्यों नहीं बोल रहे? स्टालिन क्यों नहीं बाहर आ रहा? देखिए, जैसा देश ना, यथा राजा यथा प्रजा जो कहानी है, सबकी बात सही है, और मैं डिफेंस नहीं करना चाहता, लेकिन एक बातें हमें कुछ बहुत स्पष्ट समझनी पड़ेगी। जिस समय ये असेंबली इलेक्शंस के अनाउंसमेंट्स हुए फरवरी एंड मार्च के शुरू में, उस समय हम सब जानते हैं, अब आज क्या है ना, पीछे मुड़ के देखने की शक्ति तो सब में समझ और विश्लेषण की बहुत है। हाइंडसाइट इज द मोस्ट पावरफुल साइड कहते हैं ना, कि विश्लेषण बाद में किसी इवेंट के तो हम सब बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जब तिथियों की घोषणा हुई तो कोविड की दूसरी वेव क्या
कोई अता पता नहीं था। ये मार्च के अंदर शुरू हुआ और अप्रैल में पीक पे पहुंचा। अब उसके बाद सबकी गलती है, दीपक चौरसिया ने भी गिता दिया, टीएमसी, डीएमके, केरल के अंदर लोग नेता, यहाँ पे बीजेपी। बात यह है कि देश का नेता उदाहरण सेट करता है। अगर प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जाके इस बात पे प्रसन्नता व्यक्त करेंगे कि इतने हजूम जोड़ रहा है हमारे, जब देश में कोरोना की विभीषिका फैल चुकी थी, उस दिन बैठ के हम चुनाव आयोग के सर पे सारा ठीकरा फोड़े तो ठीक है। नहीं, तो क्या बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है संजीव जी? नहीं, क्या बाकी लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर देश के सर्वोच्च नेता ने, अगर देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने रैलियां की, क्या बाकी लोगों ने उदाहरण पेश कर दिया? बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं कह दिया कि हम सिर्फ वर्चुअल रैलियां करेंगे? सही बात है, लेकिन उसी अनुपात में जिम्मेदारी बनती है। जो सबसे बड़ा नेता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, तो सबसे छोटा नेता है जिसको सबने पप्पू बना के रखा उसकी सबसे कम जिम्मेदारी। क्यों नहीं इसके अंदर बात, इसमें क्यों नहीं सहमति करते? जिनकी 300+ सीटें हैं उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, जो प्रधानमंत्री है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी। तो उसी अनुपात में तो होगा ना। टीएमसी की तो बंगाल में ही जिम्मेदारी देंगे हम, लेफ्ट की हम केरल में जिम्मेदारी देंगे, स्टालिन तो नहीं,